दोस्तों पैसा कमाना, अमीर बनना स्टेप 1 है और स्टेप 2 है अमीर बने रहना। अमीर बने रहने के लिए जो चीज़ हमें सबसे ज़्यादा मैटर करती है ना, वो है कि हमारा पैसों के साथ बिहेवियर कैसा है। चलो आप लोगों का मनी बिहेवियर चेक करते हैं, जिसमें मैं आप लोगों से 2 सवाल पूछूंगा और आपको इनके जवाब कमेंट करके बताने हैं। पहला, आपके अकॉर्डिंग इनमें से सबसे ज़्यादा अपनी लाइफ से सेटिस्फाइड कौन है? मुकेश अंबानी, जिनकी नेटवर्थ $91 बिलियन है, एलन मस्क, जिनकी नेटवर्थ $252 बिलियन है, और मनी राम, जिनकी नेटवर्थ 10 लाख इंडियन रुपीस है। दोस्तों मेरे हिसाब से इसका जवाब है ऑप्शन डी, कैन नॉट डिटरमाइन। इससे आपको ये तो पता लग ही गया होगा कि अमीर होना एक चीज है और सेटिस्फाइड होना एक अलग चीज। दूसरा सवाल है, अगर आपके पास $100 मिलियन होंगे तो आप उनका क्या करेंगे? खैर इन पैसों का आप कुछ भी करो, लेकिन जाहिर है आप कुछ ऐसा तो नहीं करोगे जिससे आपको जेल जाना पड़े, जो कि रजत गुप्ता ने किया था, जिन्होंने ऑलरेडी $100 मिलियन होने के बाद भी सिर्फ $17 मिलियन के लिए अपनी रेपुटेशन दांव पे लगाकर इनसाइडर ट्रेडिंग की, जिसकी बाद में जांच हुई, वो पकड़े गए, जिसके बाद उन्होंने अपनी दौलत, फेम, पावर से तो हाथ धोया ही, साथ ही उन्हें जेल भी जाना पड़ा। रजत ने एक अनाथ होने के बाद भी कोलकाता की गरीबी से निकलकर एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन बनने तक का सफर तय किया था, जो कि अपने आप में एक बड़ी अचीवमेंट थी। ऑलरेडी इतना कुछ होने के बाद भी उन्होंने रिस्क लिया और अपना सब कुछ खो दिया, क्योंकि शायद उनके पास इनफ का सेंस नहीं था। इनफ वो पॉइंट है जहां लगता है अब बस रुक जाना है, जहां आप अपने पैसों से सेटिस्फाइड हो जाते हो, मतलब ना उससे ज्यादा ना उससे कम। डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। सोशल कंपैरिजन की कोई लिमिट नहीं है। मान लीजिए एक बेसबॉल प्लेयर साल के $5 लाख कमाता है, जो कि एक अच्छा अमाउंट है, लेकिन अगर हम उसकी तुलना माइक ट्रॉट से करें, जिसका $430 मिलियन पर ईयर के हिसाब से 12 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो हमें ये खिलाड़ी उसके सामने एकदम गरीब लगेगा। लेकिन अगर माइक की तुलना टॉप प्लेयर से करें तो वो उससे भी ज्यादा पैसे कमाते हैं, और ये कंपैरिजन नेवर एंडिंग बन जाता है, जिसका कोई एंड नहीं है। यहाँ जीतने का एक ही तरीका है कि आप लड़ो ही मत। बिकमिंग रिच वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। 2014 में अप्रोक्स 2.8 मिलियन लोगों की डेथ हुई थी, जिसमें से रोनाल्ड रीड इकलौते ऐसे इंसान थे जिन्होंने न्यूज हेडलाइन बनाई थी, जिसका मेन रीजन था उनके बैंक अकाउंट में $8 मिलियन का होना, जिसमें से 2 मिलियन उन्होंने अपने स्टेप किड्स के लिए छोड़े थे और 6 मिलियन लोकल हॉस्पिटल और लाइब्रेरी को डोनेट किए थे। और उससे भी शॉकिंग बात थी कि वो एक सफाई कर्मी का काम करते थे, और ये पैसे उन्होंने किसी लॉटरी में नहीं जीते थे, बल्कि ये पैसे उन्होंने ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके बनाए थे। रोनाल्ड अपनी इन्वेस्टिंग जर्नी में काफी डिसिप्लिन्ड थे और वो कंपाउंडिंग की पावर को भी जानते थे। वहीं दूसरी साइड उसी वक्त के एक और फेमस पर्सनैलिटी रिचर्ड फस्कन, जो कि हार्वर्ड से MBA ग्रेजुएट थे। रिचर्ड का करियर इतना अच्छा चल रहा था कि वो 40 की उम्र में ही रिटायर हो गए थे। रिचर्ड का नाम एक बिजनेस मैगजीन ने अंडर 40 मोस्ट सक्सेसफुल पीपल के तौर पर भी किया था। रिचर्ड चैरिटी करते और एक आलीशान लाइफस्टाइल एंजॉय करते। उन्होंने 18,000 स्क्वायर फीट का एक बंगलो भी लिया था, जिसका $90,000 तो एक महीने का मेंटेनेंस कॉस्ट था। लेकिन 2008 के क्राइसिस में रिचर्ड बैंकरप्ट हो गए। देखा आपने कैसे अमीर होना और अमीर बने रहना दो अलग अलग चीजें हैं, और फाइनेंस ही एक ऐसी फील्ड है जिसमें बड़े बड़े प्रोफेशनल्स भी फेल हो जाते हैं और एक आम आदमी भी $8 मिलियन जमा कर सकता है। रिच होना और वेल्दी होने में फर्क है। दिखावे के लिए महंगी चीजें EMIs पे खरीदने वाले रिच होते हैं, पर उन्हीं लग्जरी चीजों को कैश में अफोर्ड करने के बाद भी उस चीज को ना खरीदना, क्योंकि उन्हें उस चीज की कोई खास जरूरत नहीं, ऐसे लोग वेल्दी होते हैं। लग्जरी चीजें हमारे लिए लाइबिलिटीज होती हैं, जिसे पैसिव इनकम से खरीदना चाहिए, क्योंकि एक्टिव इनकम को हमेशा और पैसा बनाने के लिए यूज करना चाहिए। जब भी कोई लग्जरी चीज लेने का मन में लालच आए, कम से कम 30 दिन वेट करना चाहिए, और अगर फिर भी हमारा डिसीजन चेंज नहीं होता तो हम उसे खरीद सकते हैं। हाँ, लेकिन अगर हम किसी लग्जरी चीज को खरीद रहे हैं तो हमें ये ध्यान देना चाहिए कि हम उसकी 10 यूनिट्स एक साथ खरीद सकते हैं कि नहीं, क्योंकि जब तक हम किसी चीज की 10 यूनिट्स एक साथ नहीं खरीद सकते, हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते। पैसों को हमेशा आप कंट्रोल करो, ना कि पैसों को खुद को कंट्रोल करने दो। इसका यूज करके हमेशा अपना टाइम और फ्रीडम खरीदो, क्योंकि टाइम और फ्रीडम अनमोल है, और इसी थॉट से शुरुआत होती है वेल्दी बनने की। द कंपाउंडिंग इफेक्ट। अर्थ ने अब तक 5 आइस एज देखे हैं, जिसमें से एक एक आइस एज हजारों सालों तक चला था। लेकिन पहले सबको लगता था कि पृथ्वी पर लगातार ठंड का मौसम चलते रहने की वजह से आइस एज आ गया होगा। फिर एक रशियन एक्सपर्ट व्लादिमीर कोपिन ने इसका असली कारण ढूंढा।
और बताया कि उस दौरान गर्मी का सीजन तो आता था, लेकिन आमतौर पर गर्मियों के मौसम के मुकाबले गर्मी थोड़ी कम रहती थी, जिस कारण गर्मियों में बहुत ज्यादा बर्फ नहीं पिघल पाती थी और इसी वजह से साल दर साल बर्फ की चादर बढ़ती गई और आइस एज की शुरुआत हो गई। ये सब रातों रात नहीं हुआ, लेकिन गर्मियों में ज्यादा बर्फ ना पिघलने की वजह से हर सर्दी में पिछली सर्दी के मुकाबले ज्यादा बर्फ होती गई। और ऐसे ही वॉरेन बफे ने अपने करियर में 14 मार्केट क्रैश देखे हैं, लेकिन हर क्रैश के बाद उनकी वेल्थ पहले से ज्यादा होती है, क्योंकि उन्होंने मार्केट क्रैशेस में सेल करने के बजाय अपना इन्वेस्टमेंट बनाए रखा और आज उनकी नेटवर्थ $117 बिलियन है। वॉरेन सबसे बेस्ट इन्वेस्टर नहीं थे और ना ही उनके रिटर्न्स सबसे बेस्ट थे, बल्कि उन्होंने कंपाउंडिंग को समझा और सालों तक अपनी वेल्थ को बनाए रखा। और वहीं ज्यादातर लॉटरी विनर्स 10 साल से भी कम टाइम में लॉटरी में जीता हुआ सारा पैसा बर्बाद करके अपनी पहले वाली जिंदगी में वापस लौट आते हैं। हालांकि वॉरेन बफे के मुकाबले उनकी लॉटरी में जीती हुई अमाउंट बहुत ज्यादा छोटी है, पर अमाउंट चाहे कुछ भी हो, उसे संभाले रखना, उसका यूज करके और पैसे बनाना एक कला है। दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना और आने वाली वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।